Welcome, gentlemen, to the Saber Officer Defense Academy. As we know, we are running this NCRT series. In this, we are doing geography right now, and this is interior of the chapter from the 11th NCRT. Is the chapter from the 11th NCRT of geography. कौन सी वाली? द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, इसका हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं. अब इसमें देखते हैं हम क्या कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानते हैं. इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो इंटीरियर ऑफ अर्थ है क्या, मतलब कहना क्या चाहता है. जैसे अर्थ पे अभी जो हम है ना, उसकी सरफेस पे रहते हैं. काहे पे रहते हैं? सरफेस पे. और अर्थ एक जियोइड स्फीयर है. और कैसा है? सॉलिड स्फीयर. अंदर से पूरी तरीके से सॉलिड है. इसमें ऐसा नहीं कि खोखला है. अब जो अंदर है, ऐसा नहीं कि सारा एक सा ही सॉलिड है. इसमें लेयरिंग है, बिल्कुल अनियन की तरह. किसकी तरह? अनियन की तरह, प्याज की तरह ना. इसमें अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है, और हर एक लेयर की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक फीचर्स हैं, और अपनी एक प्रॉपर्टी है, जो कि दूसरी लेयर से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. तो उसी को हम इंटीरियर ऑफ अर्थ बोलते हैं. अब इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने की जो प्रक्रिया है, वो भी एक डिफरेंट चीज़ है. वो भी अपन देखेंगे इस पूरे चैप्टर में. और क्या देखेंगे? और देखेंगे कि उस इंटीरियर ऑफ अर्थ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है अपने सरफेस पे, क्योंकि हम सरफेस पे रहते हैं. और जाके अब हम कभी अर्थ के अंदर गए नहीं, कभी हमने गड्ढा खोदा नहीं, कभी हम अंदर देख नहीं पाए, कि डीप, इतने डीप जा नहीं पाए, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ अर्थ. डू यू इमेजिन इट टू बी सॉलिड बॉल लाइक अ क्रिकेट बॉल, और अ lithosphere? Have you ever seen a photograph, images of volcanic eruption on the television screen? ये सारी चीज़ें हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में हल्की हल्की. तो अब जो वॉल्केनो में जो मोल्टन लावा निकलता है, डस्ट निकलती, स्मोक निकलती है, वो कहाँ से आता है? मतलब वो तो ज़मीन अंदर से फट रहा है, अंदर का माल है, तो मंजर अर्थ के अंदर ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसे करके हमें कुछ एविडेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं, जिनसे हम पता लगाते हैं कि भाई अर्थ के अंदर क्या है और क्या नहीं है. इस अगर अब और जानना क्यों ज़रूरी है भाई इंटीरियर को जानना, और इसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं. तो हम इंटीरियर की बात करें तो इसको इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आज का जो आपका सरफेस है, जो ऊपर आपको लैंडस्केप्स नज़र आते हैं, वो उन्हीं एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस का जो हुई है. एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस. एंडोजेनिक प्रोसेस जो अर्थ के अंदर होती है, और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो बाहर की तरफ से होती है. ये सब कंटिन्यूसली हमारे जो लैंडस्केप्स हैं, इन्हें चेंज करते रहते हैं. और लैंडस्केप्स यानी फिजियोग्राफी. जब फिजियोग्राफी के कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर चेंज होते हैं, उनको एंडोजेनिक प्रोसेस, जो अर्थ के अंदर की एक्टिविटी अगर इफेक्ट करती हैं, तो इस वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को भी. ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है फिजियोग्राफी से, किसी भी रीजन की. तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ को पढ़ें कि भाई आखिर मैटर क्या है. तो अब लैंडस्केप्स डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक्स. कैसे अर्थ जो हिलती है, कैसे सुनामी आती है, ये सारी चीज़ अगर हमें जाननी है, तो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ समझना पड़ेगा. क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, नहीं हम एंडोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं. तो इसके पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम पता लगाएंगे भाई आखिर कैसे पता लगता है हमें इंटीरियर के बारे में, या सारी चीज़ें. तो पहली चीज़ जो हम आपको एक डिटेल देते हैं कि भाई अर्थ की जो रेडियस है, वो कितनी है? 6,378 किलोमीटर है. तो भाई क्या हम अंदर तक बिल्कुल नाप के आए इंची टेप से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, कुछ मटेरियल्स कलेक्ट किए, उनके अंडर, उसके थ्रू हमने ये एक क्या लगाया, एस्टिमेट लगाया, एक आइडिया लगाया है कि इतनी ही हमारी क्या होगी, रेडियस होगी. ये एक प्रॉपर और ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस का ही गेम है, जिसमें हमने कई जो मटेरियल्स हैं, कई सारे मटेरियल्स को एनालाइज किया और ऑब्जर्व किया. उसके बाद हमने ये फैसला पता लगाया कि हाँ, अर्थ की रेडियस इतनी होने वाली है. अब इसके जो पता लगाने के जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम डायरेक्ट रिसोर्सेज और इनडायरेक्ट रिसोर्सेज कहते हैं. डायरेक्ट रिसोर्स जिसमें हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है. डायरेक्ट रिसोर्सेज में सबसे पहले तो हमें मिलती है माइंस, क्योंकि वो सीधी सीधे हम अर्थ को खोदते हैं, और अर्थ को खोद रहे हैं तो अर्थ का सीधा सीधा अंदर का मटेरियल हमें देखने को मिलता है. लेकिन जो डीपेस्ट माइन है, वो गोल्ड माइन्स है. कहाँ की? साउथ अफ्रीका की. वो भी कितनी है? घाना की. वो भी कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर में. तो जब 3 से 4 किलोमीटर
3 से 4 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3 से 4 किलोमीटर तो भाई, अब जब मैं बोला 6368 किलोमीटर, लेकिन हमने माइनिंग कितनी कर पाई अभी तक, सिर्फ 3 टू 4 किलोमीटर। मतलब हमने बिल्कुल अभी तो बिल्कुल माइन्यूट, बहुत मिनिमम, बिल्कुल ना के बराबर ही अर्थ को जान पाया है खोद के। और इससे ज़्यादा हम खोद नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, तो उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ता जाता है, और प्रेशर भी उसके साथ उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए ये प्रॉपरली इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम उसको इससे आगे खोद पाए। लेकिन फिर भी हमने और भी अलग अलग तरीके ढूंढे कि हमने जो फिर भी हम और भी पैटर्न ढूंढने के भाई हम इसको और एक्सप्लोर कर पाएँ और डीपर डेप्थ में जा पाएँ। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स रन किए, जिनको बोलते हैं हम डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है? एक था डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जिसमें एक दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है? जिसमें सबसे गहराई पे जो अभी तक जा पाया है वो कोल आर्कटिक ओशियन में। कौन सा है? डीपेस्ट ड्रिलर कोला इन आर्कटिक ओशियन, जो कितनी डेप्थ अचीव कर पाया है अभी तक? 12 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें उसने भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सीधा हमें, हम खोद के सीधा पता लगा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वे, इट्स अ डायरेक्ट सोर्स। कैसा सोर्स है ये? डायरेक्ट सोर्स है टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्थ इंटीरियर। बट देयर इज अनदर डायरेक्ट सोर्स इज वॉल्केनिक इरप्शन। कैसे सर? क्योंकि वॉल्केनो में भी जो आपका मटेरियल देखने को मिलता है वो कहाँ से निकल के आता है? डायरेक्टली अर्थ के अंदर से। तो ये भी हमारे लिए एक डायरेक्ट सोर्स है। फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मोल्टन मटेरियल लाइक मैग्मा इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। और ये कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल अर्थ के अंदर से। तो ये फिर हमें अर्थ के अंदर की सीधी सीधी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, एंड इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। एंड इसके थ्रू हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई, कि अर्थ के अंदर क्या है और क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें हो सकती है। ओके। उसके अलावा फिर कुछ इंटरेक्ट रिसोर्सेज है। इंटरेक्ट रिसोर्सेज यानी कि अर्थ की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थ कुछ हरकतें देती है। तो अर्थ की जो हरकतें होती हैं वो हमें डायरेक्टली बताती हैं कि ये चीज़ कैसे बिहेव कर रही है। मतलब ये अगर कोई भी चीज़ ऐसे यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, अगर वो ऐसे बिहेव कर रही है तो इसके अंदर डेफिनेटली ये चीज़ें होने वाली हैं। लाइक मैग्नेटिक फील्ड का जिसकी बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है किसी भी जगह पे? तो हमें यूनिवर्सली पता है कि जब आप में कोई फ्लो ऑफ चार्ज हो, बॉडी में जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सारी चीज़ होती है, तो आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब कि अर्थ जो है एक चार्ज पार्टिकल है, और उसके अंदर वो फ्लो ऑफ चार्ज आयंस कंटिन्यूसली है, जिसकी वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ऐसे ही चीज़ें हम आइडिया लगाते हैं। अब कैसे? चलिए, उसके अलग अलग सोर्स है। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी मैटर indirectly provides information about the interior. We know through the mining activity that temperature and pressure, माइनिंग एक्टिविटी से हमें पता चला कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो जैसे ही और भी हमने ये समझा कि इसका मतलब ये है कि हम जितना अंदर जाएंगे, जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे खुदाई की, उतना ही क्या होगा, जितनी डीपर डेप्थ में जाएंगे उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा। ना केवल टेम्परेचर और प्रेशर, बल्कि ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज। जितना अंदर जाएंगे उतना ही डेंसिटी भी क्या होगी, मटेरियल जो ऊपर जो मटेरियल है, जैसे जो भी हमें मिनरल्स ऊपर मिल रहे हैं, उनकी जो डेंसिटी है, जो अंदर मिलने वाले मिनरल या मटेरियल है, उनसे कम होने वाली है, और जो अंदर जो है उनकी ज़्यादा होने वाली है। और इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जब उनकी जो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, उनका चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती हैं। टोटल थिकनेस को जानने के साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स एट डिफरेंट डेप्थ्स। ये सारी चीज़ें, दीज डिटेल्स, अब ये डिटेल्स हमें क्या बताती हैं कि भाई, ये बताता है कि अर्थ में ना लेयरिंग है। अर्थ में क्या है? लेयरिंग है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक या एक डेंसिटी या एक चीज, एक जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती है, उसके बाद वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। मतलब हम अब दूसरी लेयर में एंटर कर चुके हैं। ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपन को इन्फॉर्मेशन इंडायरेक्ट सोर्सेज से मिली। उसके अलावा अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मिटियोर, मिटियोर का एक इंडायरेक्ट सोर्स माना जाता है। मिटियोर्स जो उल्का पिंड जिन्हें कहते हैं हम, वो क्या होते हैं कि हम मानते हैं कि जब अर्थ बनी, तो अर्थ के साथ ये उल्का पिंड भी उसी के हिस्से हैं। मतलब कि अर्थ से निकले हुए हिस्से नहीं। जब पूरा ये सोलर सिस्टम हमारा बन रहा था, तो उस टाइम जो मटेरियल से बाकी प्लान अर्थ बनी है, उसी मटेरियल, क्योंकि उसका ही कहीं ना कहीं वो जो मिटियोर है वो उसका सेडिमेंट है।
कहीं ना कहीं उसका सेडिमेंट है, या सेडिमेंट नहीं तो कहो उसका एक रेजिडुअल मटेरियल है, तो वी हैव द सेम मटेरियल, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर जो मेट्योर आता है, अगर हम उस मेट्योर को एनालाइज करते हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी होंगी, हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं और मानते हैं। तो हम मानते हैं कि जो meteors आर सिमिलर to that of earth, they are solid bodies as well, and they developed out of material as same as or similar to our planet. Hence this become yet another source of information about the interior of earth. इससे पता लगता है कि जब वो अंदर इस चीज़ से बना है तो अर्थ भी इसी मटेरियल से अंदर से बनी होगी, हम ऐसा मानते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इंडायरेक्ट सोर्स में जैसे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, तो वो अर्थ के अराउंड भी बनती है। ग्रेविटेशन किसकी वजह से होता है, और सीस्मिक एक्टिविटीज़, जो अर्थ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम सीस्मिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। लाइक अर्थ को एक वेव जो होती हैं, वेव्स अंदर से क्रिएट होती हैं, तो वो एक सीस्मिक वेव्स हैं। तो उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि भाई जो वेव्स हैं वो किस टाइप की हैं, और ये टाइप की वेव्स कभी कब प्रोड्यूस हो सकती हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज़ अंदर हो रही होंगी तभी ये वेव जनरेट हो सकती हैं। या मैग्नेटिक फील्ड कब बन सकती है, जब बन सकती है जब इस टाइप की एक्टिविटी अर्थ के अंदर हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि अच्छा अर्थ के अंदर ये भी हो रहा है, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। बाकी जो जैसे कि अब इसके एग्जांपल में बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू, जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज होती है डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे। इट इज़ कहते हैं कि जो पोल्स है वहाँ पे ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि अर्थ जो है वो कुछ जियोइड शेप में है। कैसे शेप में है, जियोइड शेप में, मतलब ऊपर से थोड़ी सी दबी हुई है। ऊपर से थोड़ी हुई दबी हुई का मतलब है कि उसकी जो डिस्टेंस है कोर से, किसकी, पोल्स की, वो क्या है, पोल से क्या है इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, और इक्वेटर पे जो उसकी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है हमें यहाँ पे किस पे, पोल्स पे ज़्यादा फील होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। ओके, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और बाकी हमें पता चलता है ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी क्या करती है, डिफर करती है। कहाँ पे, मल्टीपल जगह, अलग अलग जगह पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि अर्थ पे जो क्रस्ट पे जो सरफेस पे जो मटेरियल है वो भी क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मास ऑफ मटेरियल है वो भी क्या है, यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है। तो ये मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल भी इस चीज़ को इफेक्ट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का जो मटेरियल है अंदर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, ऐसा नहीं कि हर जगह हम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक ही मटेरियल में, ऐसा नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि हम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और ग्रेव जो है डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू अलग जगह पे अलग है, इन्फ्लुएंस बाय अदर पर। इसको हम ग्रेविटी एनोमली के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लेना, स्टार कर लेना। ठीक है, तो ग्रेविटी अनोमली किसे कहते हैं कि जब हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल पुल मिलता है या ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो उसको बोलते हैं। क्लियर। बाकी मैग्नेटिक सर्वेज और हमें बताते हैं कि भाई कि कई जगह पे मैग्नेटिक मटेरियल मिलता है, इसकी वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, और मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट, सीस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एज वेल। ठीक है, मैग्नेटिक सर्वेज जो होते हैं, मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रिस्टल पोर्शन एंड ओके। तो दीज आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम सिर्फ अजम्पशन लगाते हैं कि भाई अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो इसका मतलब ऐसा हो रहा होगा तभी ये चीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। क्लियर। अब अर्थक्वेक की बात करते हैं। तो सीस्मिक वेव्स, मैंने बोला कि जो सीस्मिक वेव्स हैं वो एक की सोर्स है। सीस्मिक वेव जो है वो एक की सोर्स है किसका, अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो पहले हम सीस्मिक वेव को समझ लेते हैं। तो सीस्मिक वेव जो है, सीस्मिक वेव को हम किसके नाम से, सीस्मिक वेव को जो ऊपर आती है उसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। तो अर्थ स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। वो हमें कंप्लीट पिक्चर देती है कि भाई अच्छा तो ये अर्थ में शेकिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद ये वेव्स हैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर पा रही हैं, वहाँ नहीं पहुँच रही हैं,
इनको पूरे में पहुंचना चाहिए लेकिन ये सिर्फ इतने हिस्से में जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अंदर उसको इफेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ है जो उसको अंदर ही अंदर इफेक्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं व्हाट आर सीस्मिक वेव और व्हाट इज अर्थक्वेक। तो सिंपल अर्थक्वेक का मतलब है शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ अर्थ। अब कोई भी चीज़ का शेकिंग का या किसी भी चीज़ में वेव कब क्रिएट होती है, जब उसमें क्या हो, एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी प्रकार की एनर्जी जब रिलीज होती है तभी उसमें वेव्स जनरेट होती हैं। लाइक पानी में जब तुम पत्थर फेंकते हो तो उसमें भी वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उसके बाद जो वेव्स होती हैं वो बनती हैं। क्लियर? तो वही हम देखते हैं। तो कोई भी चीज़ कब द रिलीज ऑफ एनर्जी अकॉर्स अलोंग अ फॉल्ट, और हमें पता है कि जो मोस्टली एनर्जी का रिलीज होता है वो हमेशा फॉल्ट्स के आसपास होता है। जब कोई चीज़ आपस में टकराए, और टकराएगी कब, जब वहाँ पे फॉल्ट्स होंगे या शार्प ब्रेक्स होंगे, तो वही हम पता करते हैं। तो अ फॉल्ट क्या है, इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। और फॉल्ट क्या होते हैं, शार्प ब्रेक जो होता है क्रिस्टल रॉक्स में, उन्हें हम फॉल्ट कहते हैं। और एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, सिर्फ फॉल्ट्स पे। Rocks along a fault tend to move in opposite direction as the overlying rock strata press them. A friction locks them together. ठीक है। अभी तक क्या होता है कि वो जो ब्रेकन पार्ट है, जो फॉल्ट्स हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे को लॉक करके रखे रहते हैं। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। बट ओवरलाइंग जो स्ट्रेटा होता है वो उन्हें कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा है। हाउएवर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन। जो उन्हें लॉक करके बैठा हुआ है, जो फ्रिक्शन फोर्स, वो कहीं ना किसी टाइम पे क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। और जो जो उनकी मूव दूर जाने की जो उनकी टेंडेंसी है, उसकी वजह से हमें उनको देखते हैं कि वो वेव्स जो पार्ट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, एज अ रिजल्ट the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. अब क्या होता है कि जब ये एकदम से घटना घटित होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे से गुजरना चालू कर देती हैं। दिस कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, हमें पता ही है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मेनली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इसको हम हाइपोसेंटर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो एनर्जी वेव्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं टू रीच द सरफेस। लेकिन जहाँ से वो नियरेस्ट टू द सरफेस, जो फोकस पॉइंट है, उसके जो नियरेस्ट पॉइंट है कहाँ पे, सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, उसे बोलते हैं हम क्या, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं उसको, एपिसेंटर। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लियर? द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, इट इज डायरेक्टली अबव द फोकस। और जो जो पहली बार उसको फील करता है, इट इज डायरेक्टली अबव द फोकस। तो इसको मैं एक बार और अच्छे से एक बार बताऊं, तो मान लो कि ये अपनी अर्थ है, और इसमें यहाँ कहीं पे फॉल्ट में आपस में भिड़ाव या छिड़ाव जो भी हुआ, उनकी वजह से जो फॉल्ट्स हैं वो आपस में टकराए, भिड़े, जो भी हुए, उनकी वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई तो ये जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम बोलेंगे क्या, फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है। लेकिन इसके परपेंडिकुलरली, इसके परपेंडिकुलरली जो सरफेस पे हमें जो फील होगा, सरफेस पे जो जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक आएगा, जस्ट इसके कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली अबव द फोकस और नियरेस्ट टू द फोकस। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम क्या, एपिसेंटर। यहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक फील किया जाएगा। अंदर से शुरू होगा लेकिन फील सबसे पहले एपिसेंटर पे किया जाएगा। ओके, चलिए।
अब अर्थक्वेक वेव्स को देख लेते हैं। अब ये आप जो फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, इन फॉल्ट्स को मैं एक अलग वीडियो में बिल्कुल प्रॉपरली अलग तरीके से समझाऊंगा। अभी अपन क्या एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो मैं एनसीईआरटी पे फोकस हूँ और इसको हमें क्विक वे में करना है। फॉल्ट बिल्कुल ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसको मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। चलिए आगे करते हैं। अब अर्थक्वेक वेव्स की बात करते हैं। अर्थक्वेक वेव्स जो हैं, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, जनरेट कहाँ पे होते हैं, ओनली इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपको पता है लिथोस्फीयर क्या होता है? तो लिथोस्फीयर हम किसे कहते हैं? जितना भी सॉलिड पार्ट है। लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इसको ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इसी यहीं पे हमको क्या देखने को मिलेगा? हमेशा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो क्रस्ट और अपर मेंटल है, इसको भी अभी अपन डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेव्स देखने वाले हैं। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ later in this chapter। वो तो बात है। It is sufficient note to hear that the lithosphere refers to the portion of depth up to 200 किलोमीटर। लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है? 200 किलोमीटर की डेप्थ तक, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज करते हैं हम किसको नापने के लिए? अर्थक्वेक को नापने के लिए। इट रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस, ये रिकॉर्ड करता है कि भाई कितनी इंटेंसिटी, कितने इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है। अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड ऑन दिस सीस्मोग्राफ। The curve shows the three distinct sections, each representing different type of wave। यही डिसाइड करता है इसके थ्रू, इसमें जो कर्व्स हैं वो बताते हैं कि भाई किस टाइप का कौन सी वेव जनरेट हुई है। अर्थक्वेक जो वेव्स हैं वो आखिर किस टाइप की वेव जनरेट हुई है। अब अर्थक्वेक वेव्स की बात करें तो अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब डिफरेंट कैसे होती हैं? उनके भी दो टाइप होते हैं, एक बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव वो है आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है किसके लिए? बॉडी वेव के लिए। तो बॉडी वेव में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक वो जो आपकी जो वेव क्रिएट हुई है, जो जनरेट हुई है, कहाँ पे? फोकस पे, रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से वो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और किसके अंदर? अर्थ के अंदर, बॉडी के अंदर, इन द बॉडी ऑफ अर्थ। जब तक वो बॉडी के अंदर रहेगी, मतलब अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है, तब तक उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी वेव के नाम से जानेंगे। हेंस द नेम इज बॉडी वेव। हेंस द नेम इज बॉडी वेव। अब बॉडी वेव की बात करते हैं। तो बॉडी वेव की बात करते हैं तो बॉडी वेव इंटरेक्ट्स विद द, जैसे ही बॉडी वेव क्या करती है? इंटरेक्ट करती है सरफेस रॉक के साथ एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड सरफेस वेव। जैसे ही वो बॉडी वेव अर्थ की सरफेस पे आती है और वहाँ के जितने भी रॉक्स या बिल्डिंग मटेरियल जो भी है उनसे जैसे ही इंटरेक्ट करती है, किससे? सरफेस पे जो रॉक्स हैं या मटेरियल, उनसे जैसे ही वो मिलती है, वहाँ पे जैसे उनसे ही मिलते ही, कांटेक्ट करते ही, वो एक नई वेव को जनरेट करती है। किसको जनरेट करती है? इट्स सेट अ जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स एंड दैट से वो जो सरफेस पे वेव आई है और उसकी वजह से जो नई वेव जनरेट हुई है उसको बोलते हैं हम सरफेस वेव। और वो वेव सरफेस पे ही रहेगी। वो किस पर रहेगी? सरफेस पे ही रहेगी। ठीक है, दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। ठीक है, ये वेव्स हैं वो सरफेस के अलोंग चलती हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज इज एज दे ट्रेवल थ्रू द मटेरियल विद अ डिफरेंट डेंसिटी। अब इनकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। मैटर करता है कि ये किस मटेरियल को पास करके आ रही है और उसकी डेंसिटी क्या है, क्योंकि जो वेव्स हैं जो इफेक्ट होती है वो मटेरियल, जिस मटेरियल से पास हो रही होती है उसकी डेंसिटी पे मैटर करता है। लाइक पानी में आप क्या करें? पत्थर फेंकें तो आपको वेव्स अच्छी दिखेंगी, वहीं आप शहद में पत्थर फेंकें तो आपको वेव्स कम दिखेंगी, क्योंकि शहद की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ है। तो जितना डेंसर मटेरियल होगा अर्थ के मामले में, यहाँ पर चेंजेस होंगे। अर्थ के मामले क्या होगा? द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। जितना ज़्यादा डेंसर होगा मटेरियल उतनी अपन को हाई वेलोसिटी वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। क्लियर? दर डायरेक्शन, जैसे कि अपन बात करें कि लोहे और लकड़ी में, तो लकड़ी में अपन मारते हैं
एक हथौड़ा, तो उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे दे आर मच। और जो एक लोहे का कोई पिलर हो उसमें अपन मारते हैं हथौड़ा, तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोहे की डेंसिटी लकड़ी से ज़्यादा होती है, तो उसमें हमको वेव्स डिफरेंस का सीधा सीधा देखने को मिलेगा, बहुत हाई वेलोसिटी देखने को मिलेगी। और जो डायरेक्शन जो चेंज होती है एज जो वेव्स की जो डायरेक्शंस जो चेंज होती हैं वो भी डायरेक्टली बताती हैं कि भाई यहाँ पे किस टाइप का मटेरियल है, क्योंकि जो उसमें से अगर वो वेव गुजर सकती है तो वो उसमें से निकलेगी, लेकिन अगर वो वेव्स जो हैं उस मटेरियल से नहीं गुजर सकती हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ये भी हमें अर्थक्वेक वेव्स के थ्रू पता चलता है। अब वेव्स की पर्टिकुलरली बॉडी वेव्स की बात करें तो बॉडी वेव्स हमें दो टाइप की बताई गई हैं। कौन कौन सी? पी वेव और एस वेव। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड एज पी वेव एंड एस वेव। पी वेव जिसे हम प्राइमरी वेव के नाम से भी जानते हैं, और एस वेव जिसे हम सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। पी वेव सबसे तेज मूव करती है एंड इट इज़ द फर्स्ट वन टू कम्स एट द सरफेस। ये पहली सबसे सरफेस अगर एनर्जी रिलीज होती है उसमें अगर पी वेव और एस वेव दोनों जनरेट हो तो बॉडी में जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे पहले अर्थ सरफेस पे कौन सी पहुंचेगी? पी वेव पहुंचेगी। इट्स फास्टर। इसको इसीलिए हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं। और द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स। जो पी वेव है वो साउंड वेव से जस्ट सिमिलर है, और ये सब जगह ट्रेवल कर सकती हैं। दे कैन ट्रेवल टू द गैसियस, लिक्विड, सॉलिड एंड। अब ये तीनों जगह ट्रेवल कर सकती हैं तो इनका इफेक्ट भी कम ही होगा। क्यों? जैसे मान लो कि मेरे पास 20 चॉकलेट है और मैंने 20 चॉकलेट को 20 लोगों में बांटा, तो 20 लोगों में बांटूंगा तो सबको एक एक आएगी। अगर मैं कहूँ कि 20 चॉकलेट है और दो ही लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो एक के हाथ में 10-10 आएगी। तो अब यहाँ पे डेंसिटी और इफेक्टिव कौन सी ज़्यादा हुई? जब 20 लोग थे, अब जब वो तीनों मोड्स में ट्रेवल कर सकती है तो तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं ये सिर्फ सॉलिड सॉलिड में ट्रेवल करती तो पूरी इंटेंसिटी इसकी किस पे आती? सॉलिड पे, तो वहीं पे इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता। अब यही चीज़ हो जाती है एस वेव के साथ। एस वेव जो है वो सरफेस पे आने में कुछ टाइम लेती है, कुछ टाइम, एंड इसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गैस वेव जो है दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल कर सकती है, जिसकी वजह से एस वेव जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि भाई, इससे साइंटिस्ट को पता चला कि भाई अर्थ के अंदर ये जो वेव है अगर नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पा रही और ये वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, तो इससे हमें पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या होने वाला है। मतलब कि अगर ये सॉलिड में ट्रेवल करती है और ये अंदर की तरफ ट्रेवल नहीं कर रही, सिर्फ ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब अंदर क्या है? लिक्विड है। इस तरीके से हमें पता चला कि भाई अंदर लिक्विड है। किसके थ्रू? किसकी मदद से? एस वेव की मदद से। Reflection causes waves to rebound, whereas refraction makes wave move in different direction. Reflection क्या होता है? वहां से टकराती है कोई वेव और दूसरी अब वापस लौट पीछे की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। गई रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं क्या? रिफ्लेक्शन में शायद आप अंदर समझते होंगे, नहीं समझते तो बता देता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें एक जगह है वहां से टकराते हैं और निकल जाते हैं। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आप आते हैं और आपकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो वेव्स हैं अगर रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो वो भी हमें बताती हैं कि यहाँ से आगे ये नहीं जा सकती, और जो रिफ्रैक्शन है वो बताता है अंदर गई है लेकिन यहाँ की इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। दिस वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर रेफर्ड टू हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द सीस्मोग्राफ। इसी से हम पता ये हमें जो वेरिएशंस होते हैं वेव्स के, यही हमें हेल्प करते हैं सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करने में। सरफेस वेव जो होती है वो सबसे आखिरी होती है, जो कहाँ पर रिपोर्ट करती है? सीस्मोग्राफ पे। अर्थ में अगर वाइब्रेशन है, बॉडी वेव्स बह रही हैं, तब तक सीस्मोग्राफ। लेकिन जैसे ही सरफेस वेव पे आ जाएंगे, सरफेस वेव के पास उसके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का, तो आखिरी जो लास्ट होती है सरफेस वेव जो है वो आखिरी होती है रिपोर्ट करने में, मतलब सबसे स्लोएस्ट होती है सीस्मोग्राफ पे आने पे। दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्योंकि सरफेस पे हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एज द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑकर्स। जो एस वेव होती हैं यही होती हैं मेन अर्थक्वेक वेव, या जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव। कौन सी? सरफेस वेव।
ठीक है। इन सरफेस वेव को हम एल वेव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? एल वेव्स। दे आर द, क्योंकि जो सरफेस पे अर्थ के अंदर घूम रही है तब तक हमें क्या दिक्कत है, लेकिन जो सरफेस पे आ गई फिर हमारा जो हिलना शुरू हुआ और हमारे ऊपर सरफेस पे बने मटेरियल्स को उसने हिलाना जो शुरू किया, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। आगे तो प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक अब कैसे फैलती हैं ये देख लेते हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि सब प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल कर सकती है, वहीं मैंने बताया कि जो सेकेंडरी वेव है सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। तो उस पर ही डिपेंड करेगा हमारे वेव्स का प्रोपोगेशन भी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ earthquake waves travels in different manner as they move or propagate. They cause vibration in the body of the rocks through which they pass. P waves vibrate parallel to the direction of waves. जो P waves होती है जहाँ पे वेव जा रही है उसके कैसे मूव करती है? पैरेलल। कैसे मूव करती है? जो वाइब्रेशन जो फील होंगे उसके पैरेलल हमें फील होंगे। मीनवाइल, और वहीं उसके पैरेलल में ही हमें जो प्रेशर है वो फील होगा। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अदर थ्री वेव्स vibrate perpendicular to the direction of वाइब्रेट। अब इसमें जो बाकियों में जो होता है, बाकी तीन वेव्स में, इसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेशन जो फील होता है वो कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर टू द वेव। किसके? जो भी अपनी वेव क्रिएट हो रही है उसके परपेंडिकुलर। लाइक आप एस वेव को कुछ ऐसे नोटिस कर सकते हैं जहाँ पे वेव क्रिएट हो रही है उसमें अपन को ऐसे कुछ फील हो सकता है। ठीक है, पैरेलल, सारे एक दूसरे से पैरेलल। मीनवाइल इसमें आपको परपेंडिकुलर फील होगा बाकी में वाइब्रेशन। ठीक है, अर्थक्वेक के the direction of vibration S wave is perpendicular to the wave direction and it is in the vertical plane, in the vertical plane, hence they create trough and crest। जो आपको बाकी वेव्स हैं वो ऐसी कुछ नजर आएंगी। इनमें वाइब्रेशन हमें इसके साथ परपेंडिकुलर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फील होगा। ठीक है। सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। और सरफेस वेव ये जो वाइब्रेशन है कहाँ पे फील कराती है? सरफेस पे। अब जो सरफेस पे आपको ये वाला जब वेव्स आएंगी कौन सी ऐसे मूव करती हुई और वाइब्रेशन इनका कैसा है? परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर जो भी सरफेस होगा, ये अगर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है तो वो जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे जाएगा और इसमें पूरे में वाइब्रेशन होगा। अगर ये मटेरियल कैसा है? लंबा चौड़ा है तो ये गिर सकता है उस वाइब्रेशन की वजह से। दैट्स वाई सरफेस वेव इज डैमेजिंग। ठीक है। अब जो कुछ शेडो जोन बनते हैं, शेडो जोन किन्हें कहते हैं? जहाँ पे ये वेव्स नहीं पहुंच पाती उन्हें हम बोलते हैं शेडो जोन। ठीक है। जो अर्थक्वेक वेव्स हैं गेट रिकॉर्डेड इन सीस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार लोकेशंस एज वेल। मतलब कि जो यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ उससे कहीं दूर पे भी हमें क्या फील होता है? अब अर्थक्वेक पे हमें जो फील, मतलब अर्थक्वेक रिकॉर्ड कर लेता है सीस्मोग्राफ और द फार ऑफ लोकेशन जहाँ से ऑरिजिनेट होता है वहाँ से भी। हाउएवर इससे पर सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, बट फिर और भी ऐसा भी है कि जहाँ दूर दूर तक जो मतलब जहाँ पे जनरेट हुई है वहाँ से काफ़ी दूर पे भी हमें रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिल्कुल रिपोर्ट ही नहीं होता। तो जो जहाँ पे बिल्कुल आया नहीं होता, सच जोन इज कॉल्ड द शेडो जोन। मैं बोला जहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स जो है नहीं पहुँच पाती उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? शेडो जोन। जहाँ पे वेव जनरेट हुई है वहां से दूर दूर तक भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक बिल्कुल महसूस नहीं हुआ होता है। तो उन जगहों को जहाँ पे हमने महसूस नहीं किया होता है उनको हम बोलते हैं शेडो जोन।
To study the different events reveal that the each earthquake there exists. अब इसको हम किसी फिगर्स के थ्रू समझेंगे. कहाँ फिगर, नीचे देखते हैं, कुछ एंगल्स बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर फिगर्स को देखते हैं. The figure 3.2 A and B show the shadow zones of P and S waves. It observed that the seismograph located a distance within 105 from the epicenter recorded arrival of both P and S waves. However, the seismographs located beyond 145 from epicenter recorded the arrival of P waves, but not that of S waves. Thus, a zone between 105 and 145 epicenter was identified as the shadow zone. Okay, the entire zone beyond 105 does not receive the shadow zone of S wave is much larger than that of P waves. The shadow zone of P waves appear as a band of around the Earth between 105 and 145 from the epicenter. So S wave is not only larger in extent but is also little for over 40% of the Earth's surface. You can draw the shadow zone of for an earthquake provided in the location. Draw the shadow zone for any earthquake provided you know that the location of Earth's epicenter. द मोस्ट कॉमन वंस आर टेक्टोनिक अर्थ के टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स हैं. तो इसके पहले शेडो जोन देख लेते हैं. जो शेडो जोन की ये बात कर रहा है वो ये शेडो जोन है. ठीक है, ये पी वेव का है, ये किसका है, पी वेव का है, और ये किसका है, एस वेव का है. तो आपको पता है पी वेव सब जगह से ट्रेवल कर सकती है, सारी जगह. तो पी वेव को जो हम देखते हैं एपी सेंटर से, ये अब जो इसका एपी सेंटर है पूरे 105 डिग्री टू इसको 145 डिग्री तक अपन ने रिकॉर्ड किया है. लेकिन इसके बीच में इसे नहीं रिकॉर्ड करते हैं 105 से 145. लेकिन उसके अलावा ये यहाँ से पूरे 105 डिग्री तक और उसके बाद 145 डिग्री से उसके बाद तक ये हमें पूरा महसूस होता है क्या, पी वेव. लेकिन जो बीच का स्पेस है 105 से 145 डिग्री जहाँ पे हमें ये पी वेव फील नहीं होती या जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती, उसी को हम बोलते हैं शेडो जोन, पी वेव का शेडो जोन. मीनवाइल एस वेव की बात करें तो एस वेव में सिर्फ 105 डिग्री तक ही हमें क्या होता है, सिर्फ 105 डिग्री तक ही हमें वेव्स महसूस होती हैं. उसके अलावा हमें वेव्स महसूस नहीं होती इन द आफ्टर 105 डिग्री ऑफ द एपिसेंटर. जहाँ पे अर्थक्वेक राइज हुआ है सिर्फ 105 डिग्री तक ही उसकी वेव्स जाएंगी, उसके बाद वो रिपोर्ट, उसके बाद वो सीस्मोग्राफ पे नहीं दिखेंगी. तो दिस इज कॉल्ड शेडो जोन ऑफ एस वेव. और सी जो शेडो जोन है किसका, एस वेव का, वो काफ़ी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द पी वेव्स. क्लियर. ऐसा सर क्यों होता है आप पूछ सकते हो. तो मैंने बताया कि पी वेव जो है सब जगह ट्रैवल कर सकती है. यहाँ पे सॉलिड लिक्विड आता है लेकिन ये वहाँ से ट्रैवल करती हुई जा सकती है. लेकिन आपको पता है एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, और इसमें अगर अपन को नीचे लिक्विड मिलता है तो वहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर पाती. सिर्फ सॉलिड सॉलिड में उसमें 105 डिग्री तक ही एरिया तक ही कवर कर पाती है, उसके बाद ये आगे नहीं जा पाती. क्लियर. अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देख लें. तो मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो फॉल्ट्स, ठीक है, दिस जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलॉन्ग फॉल्ट प्लेन. जो रॉक्स जो प्लेट्स होती हैं उनका क्या होने में, स्लाइड करने की वजह से ही ये जनरेट होते हैं. टेक्टोनिक अर्थ के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स को हमें समझना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं इसमें अलग से ही लेक्चर दिया हुआ है नीचे आगे, तो उस पर हम काम कर लेंगे जिसमें हम अलग चीज़ें देखेंगे. उसके अलावा अर्थक्वेक जो आते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, वॉल्केनो फटने की वजह से भी आते हैं. ठीक है. और अर्थक्वेक हमें वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं जहाँ लार्ज वाटर रिजर्वियर्स देखने को मिल, रेफर टू द वो रिजर्वियर्स भी हमें अर्थक्वेक इंड्यूस करते हैं, ये भी देख सकते हैं. ठीक है. मेनली जो अर्थक्वेक आते हैं वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से आते हैं. लार्ज रिजर्व यानी कि डैम्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भी हम जब वाटर वाटर या रिजर्वियर्स ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं तो वहाँ पे भी हम अर्थक्वेक देख सकते हैं, धंसने की वजह से, ज़मीन के धंसने और भी चीज़ें मल्टीपल. अर्थक्वेक को नापने के तरीके,
अर्थक्वेक को नापने के दो तरीके होते हैं, मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थ को नापते कैसे हम, मेजरिंग अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को नापने के दो तरीके हैं, एक रिचर स्केल है, दूसरी मार्शल स्केल है। ठीक है, रिचर स्केल में हम मैग्नीट्यूड नापते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, मैग्नीट्यूड आता है 1 to 10 की वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, इसको जो मैग्नीट्यूड जो मेजर किया जाता है, मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया जाता है। मीनवाइल मार्शली जो स्केल होती है वो इंटेंसिटी देती है हमें। ये रिचर स्केल हमें मैग्नीट्यूड देता है, ये इंटेंसिटी देती है। इंटेंसिटी स्केल कैसे कही जाती है कि हाई लो, तो उसको 1 to 12 में रखा गया, रेंज ऑफ इंटेंसिटी के। हाई था, बहुत हाई अर्थक्वेक आया, लो अर्थक्वेक आया, तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। मीनवाइल रिचर स्केल में हम पूरा मैग्नीट्यूड शो करते हैं, वो 0 to 10 ही, और 1 to 12 हम मार्शल स्केल में जाते हैं। अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या चीज़ें हमें इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, ग्राउंड शेकिंग, बिल्कुल ग्राउंड शेकिंग देखते हैं अर्थक्वेक की वजह से। डिफरेंशियल इन ग्राउंड सेटलमेंट देखते हैं। ठीक है, लैंड एंड मड स्लाइड्स देखने को मिलते हैं, सॉइल लिक्विफिकेशन देखते हैं, ग्राउंड लर्चिंग देखते हैं, एवलांचेस, ground displacement, floods from dams, levee failures, fires, structural collapse, falling objects, tsunami. These are all the effects of earthquake. जो पहले छः हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर लैंड फॉर्म क्या है। पहले जो छः हैं वो डिस्प्ले किसके ऊपर मैटर करते हैं, वहाँ पे लैंड फॉर्म क्या है। अगर पहाड़ है तो उस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर पहाड़ियाँ हैं, प्लेन्स हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पे अलग अलग इफेक्टेड अपन को देखने को मिलेंगे, वो लैंड फॉर्म से डिपेंड करते हैं। वाइल अदर्स कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ। ऊपर से क्या है, वो जो ऊपर से हैं वो सिर्फ लैंड फॉर्म्स को इफेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो नीचे देखते हैं वो सीधी सीधी किसको डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, एक लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, सीधा सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ सुनामी तो बहुत भयंकर हो सकता है। इफ़ द एपी सेंटर ऑफ द ट्रमल, इफ द अगर एपी सेंटर जो है अर्थक्वेक का वो किसके नीचे आए, जस्ट ओशियनिक वाटर के नीचे, तो और बहुत हाई हो, तो वहाँ पे हम सुनामी का देख सकते हैं। वो जब ओशियनिक बॉडी का नीचे की जो बेस है अगर वो हिलेगा तो पूरा पानी हिलेगा, और पानी हिलेगा तो बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी जो कि आपको डुबोने के लिए काफ़ी है। दो द एक्चुअल quake activity lasts for a few seconds, but its effects are devastating, providing the magnitude of quake is more than 5 on the Richter scale. अगर 5 से ऊपर भी जाता है तो उससे हमें devastating effects देखने को मिल सकते हैं सुनामी के।